भले एग्जिट पोल कुछ भी दावा कर रहे हो, बीजेपी की सरकार बना रहे हो, लेकिन आप अगर सही से आकलन करें तो पूरे एग्जिट पोल में कोई 375 दे रहा, कि कोई 374 दे रहा, कोई 310 दे रहा, यानी एक प्री प्लान, जिसको हम कहते हैं कि शासकीय मीडिया। अब ये भाषा तो बड़ी अतिशयोक्ति वाली है, लेकिन शासकीय मीडिया की तरह से काम किया जा रहा, पूरी तरीके से एकदम तयशुदा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पर प्ले कैसे करना, कैसे स्टोरी लिखना, लेकिन किसी को भी जिता हरा दे। ये एग्जिट पोल है, पुनर्नुमान है, किसी का रिजल्ट नहीं। और रिजल्ट तो 4 जून की काउंटिंग होगा, हम लोग भी अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं। बीजेपी की उत्तर प्रदेश और बिहार में जो खस्ता हालत है, उस पर हम भी परिचर्चा करना है। हम भी ये बता रहे हैं कि इतने अच्छे हालात बीजेपी के नहीं हैं, और इसमें इंडिया गठबंधन का नुकसान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह तो बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी की इतनी सीटें कैसे बढ़ गई? वो कह रहे दक्षिण में हमने बहुत प्रयास पसार लिए। बात करते हैं तमिलनाडु की, कि तमिलनाडु और केरल में पसारे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीजेपी ने वहाँ मत निकालने का काम किया, लेकिन सीट में तब्दील नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक हालत है कि पूरी तरीके से ये हालात उनके काबू में नहीं है कि वोट प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराना बड़ी मुश्किल बात है, और बहुत सीटों का अनुभव नहीं होगा। और जितना वो सीट वहाँ अगर पाने की भी चेष्टा करेंगे, उतना चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से उनको नुकसान भी होगा। हम बात करते उत्तर प्रदेश में, आकलन बता रहे हैं कि वो अच्छी जीत दोहराएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो 50 भी पाए। और हमारे तमाम से एग्जिट पोल जो उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं, उसमें भी स्थानीय पत्रकारों से जो बातें हो रही हैं, उसमें तो एकदम लगता है कि बीजेपी 50 से भी नीचे चली जाएगी। 50 के ऊपर जाना बड़ी मुश्किल बात है। अभी मैं कुछ सीटों का आकलन, हमने भी के टीवी चैनल्स के शोज देखकर, के पत्रकारों से वार्ता करके ये निकाला कि जो अभी तक गोंडा की जो सीट है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की गोंडा सीट है, वहाँ पर गठबंधन आगे है। वहाँ श्रेया वर्मा चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही। श्रावस्ती में जरूर बीजेपी आगे दिखाई दे रही, चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। कैसरगंज में भी बीजेपी भले चुनाव जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन अमरोहा में गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो लग रहा है आकलन कि वो चुनाव जीत सकते हैं। दानिश अली का बहुत अच्छा कद बढ़ा है अमरोहा में। मुजफ्फरनगर में एकदम कांटे की टक्कर थी हरेंद्र मलिक और संजय वालिया में, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ तक लगता है कि हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और चुनाव जीत सकते हैं। फिरोजाबाद के भी वही हालात है कि फिरोजाबाद में भी आकाश यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया। आकाश यादव चुनाव जीत सकते हैं, एकदम पूरी संभावना है उनकी चुनाव जीतने की। संत कबीर नगर में गठबंधन आगे। बरेली में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रजीत सिंह ऐरन एकदम चुनाव जीतने के करीब में है। पीलीभीत में गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है, वहाँ पे वरुण गांधी के का टिकट कटना काफ़ी लोगों को नागवार गुजरा, और जतिन प्रसाद ने बड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बाद भी जहाँ तक पीलीभीत में है, वहाँ गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। मैनपुरी में डिम्पल यादव चुनाव एकदम बहुत जीत के करीब में हैं, और कैराना की वही हालत है। कैराना में भी नाहिद दशम कड़ी टक्कर देंगे, ये चुनाव जीतने के करीब में है। मुरादाबाद में भी हालात ये हैं कि यहाँ का गठबंधन प्रत्याशी आगे। आजमगढ़ की हालात आप जान ही रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव चुनाव अच्छे मतों से जीत सकते हैं। लालगंज में भी दरोगा सरोज ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बहुत कड़ी टक्कर दी है, और वो चुनाव में काफ़ी प्रभावी भूमिका में है, और हो सकता है वो भी चुनाव जीत जाए। अमेठी में वहाँ पर भी राहुल का कार्ड चला, और अमेठी भी सीट कांग्रेस खाते यानी इंडिया गठबंधन के खाते में चली आएगी, जहाँ तक स्मृति ईरानी भी चुनाव के एकदम करीब नहीं है, बहुत दूर नज़र आ रही है। रायबरेली में भी हालात ये हैं कि वायनाड से जहाँ राहुल के जीतने की उम्मीद है, वहीं रायबरेली सीट भी राहुल के ही खाते में लगभग तय है कि चुनाव में बढ़त बनाए जीत कर सकते हैं। हालांकि सुल्तानपुर में तमाम नाराजगी के बावजूद भी मेनका गांधी अभी हावी चल रही हैं। रामभुआल निषाद जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो अभी कमज़ोर हैं। अब अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद
लल्लू सिंह से आगे चल रहे हैं। एकदम लल्लू सिंह को चुनाव हरा सकते, एकदम वो मादा लेके चल रहे हैं। डुमरियागंज में भी समझिए कि गठबंधन प्रत्याशी आगे विष्णुशंकर तिवारी जो है वो एकदम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं। बदायूं में आदित्य यादव चुनाव जीत सकते हैं, गठबंधन आगे है। और आंवला भी जो है वो जहां नीरज मौर्य जी वो चुनाव वहां पर जीत सकते हैं, एकदम उनकी बहुत संभावना है और वहां गठबंधन आगे समझिए एकदम बहुत कड़ी टक्कर में। बहराइच में बीजेपी है, बस्ती में बीजेपी आएगी। लेकिन अभी जो है आकलन वो सीधे तौर पर एकदम साफ तौर पर सहारनपुर की जो हालात हैं वो सहारनपुर के भी हालात एकदम आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी गठबंधन का प्रत्याशी आगे। गाजियाबाद में भले बीजेपी आगे हो, मथुरा में हेमा मालिनी आगे हैं, चल रही। शाहजहाँपुर में गठबंधन प्रत्याशी आगे है, मतलब चुनाव जीत सकता है। खीरी में बीजेपी है, खीरी में विरोध भले था लेकिन खीरी में बीजेपी के हाथ में है। लेकिन धरहरा में गठबंधन प्रत्याशी आगे है। इलाहाबाद में गठबंधन प्रत्याशी एकदम चुनाव जीतने के कगार पे। जौनपुर भी चुनाव जीतने के कगार पे। मच्ची शहर भी चुनाव जीतने के कगार पे है। हरदोई भी चुनाव जीतने के कगार पे है। कानपुर शहर का जो हाल है वहाँ पर बीजेपी भी आगे है। लेकिन बाराबंकी में जो है वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी पुनिया जी हैं, वो पीएल पुनिया की बेटी, वो चुनाव में आगे चल रही। संभल में गठबंधन प्रत्याशी आगे, मेरठ में भी गठबंधन प्रत्याशी आगे और श्रावस्ती में गठबंधन प्रत्याशी आगे। हाँ, गोरखपुर में काजल निषाद चुनाव लड़ रही है, इनकी बीजेपी अभी वहाँ पर भारी है। और जहाँ तक बिजनौर में है वहाँ गठबंधन प्रत्याशी आगे। और अभी जो हालात अभी झांसी ललितपुर की सीट पर अभी वहाँ पर भी थोड़ा सा झांसी में भी बीजेपी आगे है, मतलब उसका जीत सकती है। रामपुर में गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। फर्रुखाबाद में गठबंधन प्रत्याशी जीत सकता है। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी का ज़्यादा बोलबाला है, भाजपा चुनाव जीत सकती है। अलीगढ़ में वीरेंद्र सिंह है गठबंधन के प्रत्याशी, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो झांसी में आपको बता ही चुका हो कि वहाँ पर बीजेपी आएगी। लेकिन जालौन उससे सटी सीट जालौन में गठबंधन प्रत्याशी आगे। और कानपुर शहर जो है वो कानपुर नगर जो है वो वहाँ पर बीजेपी प्रभावी ढंग से। कानपुर देहात में गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। भदोही में जो है खासकर तृणमूल कांग्रेस के खाते में सीट आ सकती है और नगीना भी चंद्रशेखर रावण के खाते में सीट जा सकती है। अब ये कुछ सीटों का मैंने आकलन दिया, इसमें आप अगर काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर भी सबसे अच्छा हाल तो इंडिया गठबंधन का है। फिर किस हद से एग्जिट पोल वाले बात कर रहे हैं, अगर उनका पुनर्निर्माण है तो हम लोगों का भी अनुमान है कि इन सीटों पर, जिन सीटों को हमने चिन्हित किया उन सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी दे देंगे और जिन सीटों को हमने बीजेपी का वो बीजेपी दी। लेकिन लड़ाई को आपने ऐसे किस माध्यम पर ले लिया, कितने % आपने वोट को शेयर किया। अगर अभी तक मैं चुनाववेत्ता के रूप में अपने बचपन से अगर हमने देखा है तो योगेंद्र यादव ने यहाँ पर चुनाव की परिपाटी पर आकलन शुरू किया और आंकड़ेवार, जातिवार और परसेंटेज बार वो उन्होंने एग्जिट पोल से, लेकिन वो कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, और जो कि इसको चुनाव विशेषज्ञ आज नहीं, आज तो लोग हजारों चैनलों में पैदा हो गए। तब योगेंद्र यादव इकलौता आदमी हुआ करता था, प्रणब मुखर्जी, योगेंद्र यादव, विनोद दुआ जैसे ये लोग पैनलिस्ट थे कि बहुत अच्छा पैनल। लेकिन योगेंद्र यादव का जो गणित था बहुत अच्छा गणित था, जिससे बहुत सारे पत्रकारों ने सीखा भी। और योगेंद्र यादव ने जब कहा कि बीजेपी 250 के पार नहीं जा पाएगी तो मैं भी कैसे मान लूँ, आप भी पैनलिस्ट हैं तो आपके पैनलिस्ट को कैसे मान लूँ। इसलिए लगता है कि बीजेपी का जो आंकड़ा वो 250 के पार नहीं जा पाएगा, उससे कम ही रहेगा। खासकर जो आंध्र प्रदेश में उसको थोड़ा सा बढ़त इसलिए मिलेगी कि उसकी सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी है, वो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू उसके सुप्रीमो हैं, वहाँ पर 17 और 3 यानी 3 बीजेपी को 17 उनको मिल सकती है। वो फायदा ये गिना दें तो हो सकता है कि बहुमत के करीब पहुँच जाए, लेकिन ये भी मुश्किल लगता है कि वो बहुमत के करीब इन सब के मिलाने के बाद भी 250-252 तक मामला जा रहा है। अब ऐसे में कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार, लेकिन ठीक है, अब जो एग्जिट पोल है वो तो 4 तारीख को खुलेगा, लेकिन इनके एक तरफा जैसे एकदम सरकारी मीडिया की तरह बात करना, ये एकदम लगातार इस तरह से, और शायद यही तरीका है। बहुत बार एग्जिट पोल
आए और फेल हुए, और ऐसा भी होगा कि इस बार भी एग्जिट पोल फेल हो सकता है।